तो आज है 23 अक्टूबर और आज हम द हिंदू के एडिटोरियल्स को कवर कर रहे हैं। तो हमारा द फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है इसके अंदर वो है कि कोर्ट ने अभी नो फंडामेंटल राइट टू मैरी इज़ रॉन्ग बताया है फॉर द सेम सेक्स मैरिज। तो वो चीज़ ये गलत बता रहे हैं कि ये चीज़ गलत है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि उस केस का नाम क्या है, सुप्रियो चक्रवर्ती केस के अंदर ये बोल रहे हैं कि जो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना कि सेम सेक्स मैरिज जो है रॉन्ग डिसीजन है, ये गलत है। ठीक है, फिर इसके बाद में ये बोला गया है कि ये जो भी फ्लॉज है ना, ये सूनर और लेटर जो है करेक्ट कर दिया जाएगा। अभी तो ये बोल रहे हैं कि सेम सेक्स मैरिज लीगल नहीं है, बट हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में इसको कर दिया जाए। बट ये अपना पुराने केसेस अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। पुराने केसेस में ये बोल रहे हैं कि 2009 के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको जब पढ़ा था ना सेक्शन 377 को, तो ये बोला गया था कि जो लॉ मतलब बीच में ये बोला गया था कि कुछ मतलब इसको एक लीगल नहीं किया गया था और कुछ उसके ऊपर जजमेंट भी नहीं दी गई थी। बट अगर कोई एक्ट अगर हम देखेंगे ना ब्रिटिश टाइम पे, तो ब्रिटिश टाइम इस चीज़ को क्या करता है, पनिशेबल ऑफेंस मानता था कि अगर कोई भी सेम सेक्स अगर साथ में मैरिज कर रहे हैं तो 10 साल का उनको क्या हो सकता था, जेल हो सकती थी। 10 साल की उनको जेल हो सकती थी। तो इसका रिजल्ट ये होता था कि LGBTQ जो कम्युनिटी थी ना, उसे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल, टॉर्चर, हरासमेंट वगैरह चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, तो फिर यही चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब बोथ नाज और नवतेज जौहर जो है ना, ये दो केस थे, नाज केस और नवतेज जौहर केस, इसके अंदर इन्होंने ये 377 एक्ट को जो है इन्होंने स्ट्रक डाउन किया और उन्होंने बोला कि ये गलत है कि कोई भी अगर सेम सेक्स अगर वो मैरिज कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो ये कोई इतना इलीगल ऑफेंस नहीं है कि आप इसके लिए 10 साल जेल दें। ठीक है, इसके लिए ये बोला गया। फिर इसके बाद में आगे अगर हम चलते हैं तो नालसा में भी ये बोला गया दैट पर्सन्स आर एंटाइटल्ड टू आइडेंटिफाई देयर ओन से। इसके अंदर भी ये बोला गया कि नालसा ने ये बोला कि हर किसी को अधिकार है कि अपना सेक्स वो डिसाइड कर सके। फिर क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हो कि वो उसको पसंद नहीं करेगा या आप सेम सेक्स के लिए आप उनको इंटरेस्ट नहीं दिखा सकते हो, तो वो एक इलीगल ऑफेंस है। और फिर नवतेज जौहर केस के अंदर ये भी बोला गया कि हर किसी के पास एक राइट है कि आप अपना जो जेंडर है वो आप डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे कि अगर आप देखोगे आज पहले के फॉर्म्स में क्या होता था, ट्रांसजेंडर नहीं आता था, लेकिन आजकल 3 कॉलम्स होते हैं, मेल, फीमेल एंड अदर्स का भी आता है, ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन आता है। काफ़ी जगह ये चीज़ चेंजेस किए गए। फिर अगर स्टिग्मा क्या है, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है, तो मतलब ये बोला गया है कि बहुत ज़्यादा हमेशा ये देखा गया है कि जो भी हेल्ड बाय द कोर्ट इन डाइवर्स डिसीजन दैट इन इंडिया अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू ऑटोनॉमी, डिग्निटी, प्राइवेसी एंड द राइट टू चूज देयर ओन पार्टनर टू लिव विद। और ये बोला गया है कि यार हर किसी के पास जो है अपने खुद को पार्टनर को चूज़ करने का राइट है, हर चीज़ करने की राइट है। बट ये देखा गया कि नवतेज जौहर केस के अंदर ये बोला गया है कि जो इंटीमेट रिलेशंस है ना, ये जो इंटीमेट रिलेशंस होते हैं जब शादी की बात आती है, तो ऑब्वियस ये देखा जाता है कि वो दोनों जो कपल है फिजिकल रिलेशनशिप में है और वो प्रेफर कर रहे हैं कि उन्हें एक लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहिए, और वो एक तरह से बहुत ही मैरिज वगैरह चीज़ों में वो भी सोच रहे हैं। तो फिर इसके बाद में ये बोला गया कि वो देखना चाह रहे हैं कि उनका भी कोई चिल्ड्रन हो, या अगर चिल्ड्रन भी अगर वो नहीं कर पाएंगे तो वो मतलब उसको अडॉप्ट कर सके। तो ये सब देखा जाता है। तो अ रिलेशनशिप लेस देन अ मैरिज इज़ नॉट कंसिडर्ड। अब ये देखा जा रहा है कि आपने जब इसको इलीगल बता दिया कि कोई मैरिज साथ में नहीं कर सकता, तो इसका क्या होगा कि हमारी सोसाइटी जो है मैरिज को ज़्यादा लेजिटिमाइज़ करती है। अगर कोई 2 कपल है, अगर वो रिलेशनशिप में है तो उसको एक तरह से अच्छा नहीं देखा जाता, लेकिन जब वो शादी करके साथ रहते हैं तो उसको एक अच्छे तरीके से देखा जाता है। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर आप किसी को बस ये बोल रहे हो कि आप साथ रह सकते हो लेकिन शादी नहीं कर सकते, तो हमारी सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और LGBTQ कम्युनिटी है ना, वो हमेशा ही कुछ ना कुछ सफ़र करती ही रहेगी। ठीक है, फिर इसके बाद में
हमने फिर इसको डिफ़ाइन करने के लिए जो राइटर हैं वो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन का भी सहारा लेते हैं और ये बोलते हैं कि हम जो हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट है उनको हमने साइन भी करा है। तो उससे ये बताता है कि हम जब ह्यूमन राइट्स को अगर हम साइन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हम ह्यूमन के राइट्स को वायलेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम देखा जाए तो एक तरीके से उनका राइट ही वायलेट हो रहा है। क्योंकि जब LGBTQ की बात आ रही है तो अगर उनको शादी नहीं करी देने जा रही तो उसका मतलब ये है कि उनसे एक उनका राइट छीना जा रहा है कि वो अपने लाइफ का एक मेजर डिसीजन खुद से नहीं ले सकते हैं। तो राइटर ने वही चीज़ मेंशन करी है कि जो ये हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है जो हमने साइन करा है उसकी जो वैलिडिटी है उसका क्या। और उनमें ये आर्टिकल 16 को बताते हैं। तो आर्टिकल 16 जो ह्यूमन राइट जो ये है आर्टिकल है सॉरी ये जो डिक्लेरेशन है इसके अंदर क्या बोला गया आर्टिकल 16 के अंदर कि मैन और वीमेन जब वो उनकी पूरी एज हो चुकी है जैसे 18 या 21 ईयर्स विदाउट एनी लिमिटेशन, बिना किसी लिमिटेशन के, जैसे कि रेस हो या नेशनैलिटी हो या रिलीजन हो, उनके पास अधिकार है कि वो शादी कर सकते हैं और अपनी एक फैमिली बना सकते हैं। और क्रिटिक्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर राइट टू मैरी एक्सप्लिसिटली। बट ये बोलते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक अनलिमिटेड राइट्स नहीं है, हम कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पे निकल कर आती है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो है मतलब ये एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही बताने की बात करे जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर आर्टिकल 21 भी बताया कि क्लासिकल नेगेटिव कन्वेंट ऑन द सोसाइटी अगर ऐसा किया जाएगा, अगर हम एक सेम सेक्स मैरिज को लेजिटिमाइज कर देते हैं, लीगल कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी सोसाइटी पे इफ़ेक्ट आएगा, हमारी सोसाइटी का परसेप्शन बदलेगा। तो वो चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं करना चाहती है। फिर इसके बाद में आगे अगर हम बताएं तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रिफ़र किया आर्टिकल 5 को, ठीक है। और कौन से केस में, प्रेम शंकर शुक्ला केस के अंदर ये बोला गया कि आफ्टर ऑल इवन वाइल डिस्कसिंग द रेलिवेंट स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट कोर्ट एंड काउंसिल मस्ट नेवर फॉरगेट द कोर प्रिंसिपल फाउंड इन आर्टिकल 5 ऑफ द यूनिवर्सल दिस इज रिट्रिएटेड विच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्निटी स्टेटेड इट डज टर्न टू बी सीन दैट इज इम्प्लिसिट। मतलब जो हमारे आर्टिकल 21 में लिखा है ना कि हर किसी के पास राइट है बट कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, वही आर्टिकल 5 के अंदर भी मेंशन भी किया गया है। और मेनका गांधी के केस में भी ये देखा गया था, ठीक है। फिर इसके बाद में ये बोला गया है कि जो राइट टू इंटीमेट रिलेशन है ना, वो नहीं, यहाँ पे हमने जो इस केस के अंदर हमने एक तरह से नहीं एक्सेप्ट किया है। फिर उसके बाद में ट्रांसजेंडर पर्सन्स को ये देखा गया है। एक और अगर इसकी हम अगर अजीब चीज़ देखें तो ये है कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन है ना, जैसे कि मान लो एक विमेन है बट उसको मेल्स की फीलिंग आती है और एक मैन है जिसको फीमेल जैसी फील आती है, तो ये दोनों साथ में शादी कर सकते हैं। मतलब एक तरह से कोर्ट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो सिर्फ विमेन है या ट्रांस मैन है वो साथ में शादी कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली यही बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर भी कोर्ट कि मैन और विमेन ही साथ में शादी कर सकते हैं, मैन और मैन साथ में शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही पूरा इस में ये बोला गया। तो ये जो आर्टिकल था बेसिकली सेम सेक्स मैरिज पे था और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को क्रिटिसाइज़ किया है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है ये गलत है। और फिर काफ़ी बार हम ये भी बताएगा कि पहले अगर हम देखें जब ब्रिटिश एरा में तो इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था और 10 साल की जेल होती थी। बट जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ तो काफ़ी चीज़ें बदली। जैसे नाज और नवतेज जौहर की जो गाइडलाइंस आई थी, जो केस था, उसमें इसको आर्टिकल 377 को स्ट्रक डाउन किया गया। फिर उसके बाद में ये बताया गया कि LGBT कम्युनिटी भी चाहती है कि वो फैमिली अगर मान ले वो साथ में है तो वो फिजिकल रिलेशनशिप में होगी या साथ में रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना चाहते हैं। और ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन के अंदर भी ये देखा गया है, मतलब फिर इसको रिलेट कर रहे हैं राइटर जो हैं कि ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन भी ये बोलता है कि आप किसी से किसी की शादी करने का अधिकार नहीं छीनते। बट क्रिटिक्स ये बोलता है, सुप्रीम कोर्ट ये बोलते हैं कि आर्टिकल 21 के अंदर हमने राइट दिया है बट वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी वहाँ पे हम लगाते हैं, तो ये बोला गया। फिर बाद में फाइनली बात आती है ट्रांसजेंडर लोगों की। ट्रांसजेंडर के अंदर ये बोला गया था कि कोई भी अगर इंसान
अगर वो लड़का है लेकिन लड़की जैसे फील कर रहा हो, लेकिन लड़का है और लड़की फिर लड़के जैसा फील करी हो, तो अगर लड़का लड़की कुछ भी हो, चाहे सिस वुमेन हो चाहे ट्रांस मैन हो, तो वो दोनों साथ में शादी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया। फिर इसके बाद में हम बात कर रहे हैं रीस्टोरिंग द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ हिमालयाज। इसमें यही बोला जा रहा है, एक इसके अंदर कॉन्सेप्ट मेनली जानने के लिए वो है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ये काफ़ी बार अगर डेफिनेशन में भी आ सकता है। कैरिंग कैपेसिटी आपको जानने की ज़रूरत है। कैरिंग कैपेसिटी में ये बोला जा रहा है कि एक एरिया है, एक एरिया में मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, दैट इज़ द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एरिया। कि मान लो मेरे पास 10 चॉकलेट है, तो मैं मैक्सिमम कितने लोगों को दे सकती हूँ, 10 लोगों को दे सकती हूँ। तो सेम यही चीज़ होती है कि एक चीज़ की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो इसमें आर्टिकल ये बोल रहे हैं कि हिमालयन रीजन्स अगर हम देखेंगे, वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है जितने वहाँ पे जाके लोग रहने लग रहे हैं। तो इस सोल्यूशन को निकालने के लिए जो हमारे राइटर है वो सजेस्ट करते हैं कि आप एक ग्रुप बनाइए और इस सब के लिए डिस्कस कीजिए। और ये हर एक स्टेट के अंदर एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो कि हेड कौन करेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे। तो इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बस एक चीज़ मेन जानने की थी ताकि कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। आपको पता है कि अभी हमने हमारे इसरो ने रिसेंटली एक क्रू एस्केप सिस्टम मॉडल जो है वो अभी लॉन्च किया है, जो कि गगनयान मिशन जो है वो होगा अभी। गगनयान मिशन बेसिकली थोड़ी सी हम उसकी बात कर लेते हैं। गगनयान